दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और यूजीसी नेट के साथ साथ उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दोस्तों, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ जो एक समस्या होती है वो होती है नोट्स की। या तो नोट्स इकोनॉमिक्स के मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिए जा रहा है, ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन कर पाइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आपको ये अंदाजा लग पाए कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आपका करंट भी दोस्तों कवर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा सारी चीजें एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको दी जा रही हैं, तो आप इन चीजों को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं विश्वास और जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी और बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड पीजीटी का डेट आ गया है, तो यथाशीघ्र दोस्तों एडमिशन लेके तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मध्य प्रदेश स्टेट जो प्री परीक्षा होती है, जो मुख्य परीक्षा होती है, दोनों के लिए क्लासेस अवेलेबल है। मध्य प्रदेश स्टेट का भी एग्जाम डेट परिवर्तित कर दिया गया है, तो अब आपके पास इतना समय है कि सेट की तैयारी करने के लिए दोस्तों आप आराम से तैयारी कर सकते हैं अभी भी, अब से भी। साथ ही साथ दोस्तों एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के अलग अलग क्लासेस चल रही हैं और सारी क्लासेस जो दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जा रही है। एडमिशन ओपन है और लाइफ टाइम की वैलिडिटी भी आपको दी जा रही है। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल, अगर जो बात करें मध्य प्रदेश स्टेट और यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चर की फीस 2000 रुपए है और अन्य परीक्षाओं की भी फीस 2000 रुपए है। तो सिंपली दोस्तों आपको एडमिशन लेने के लिए आप फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। नीचे सेम नंबर आ रहा है, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आपको अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, अलग से करंट, कुछ भी अलग से चाहिए तो वो भी उपलब्ध हो जाएगा। इस नंबर पे आप जरूर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि मांग वक्र प्रदर्शित करता है। देखिए ये प्रश्न बहुत आसान सा है, लेकिन गलतियां बहुत सारी होती हैं इस प्रश्नों में, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेन एग्जाम का मध्य प्रदेश में फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? इजी सी बात है। पूछ रहा है कि ये बताइए कि मांग वक्र क्या प्रदर्शित करता है। तो मांग वक्र अगर जो आपने पढ़ा होगा, तो मैं बिल्कुल आपको आसान भाषा में बताऊं तो क्या पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा ना कि देखिए अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, अगर जो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अर्थात मांग और कीमत में क्या देखने को मिलता है? विपरीत संबंध देखने को मिलते हैं। तो कहां पे दिया गया है कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोल रहे हैं कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत
संबंध को। तो इजी सी बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसी पे पूरी इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। ये जो आपको लग रहा है ना कि अरे ये बहुत छोटी सी थियरी है, इसी पे पूरी इकोनॉमिक्स आपकी टिकी हुई है। मांग वक्र, मांग के नियम के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो उसकी मांग भी कम होती है। आप देखते हैं ना कि जब प्याज का मूल्य क्या होता है, 20 रुपए केजी होता है, तो आप 4-5 केजी के प्याज खरीद लेते हैं। लेकिन जब प्याज की कीमत 80 रुपए पर केजी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, आधा केजी खरीदते हैं, या 3 पाव खरीदते हैं, या 1 केजी खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि अपवाद स्वरूप मांग वक्र हुआ होता है, जिसका अपवाद स्वरूप मांग वक्र होता है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं आप लोगों की, टेस्ट सीरीज यथाशीघ्र जितने लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण बहुत सारे प्रश्न ऐसे गलत कर देते हैं जो प्रश्न उनको सही करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो गलतियां आपकी एग्जामिनेशन हॉल में हो सकती है, उसको टेस्ट पहले ही लिख दे दीजिए और आप उस गलतियों को अवॉइड करिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो। तो टेस्ट देने के लिए जरूर दोस्तों आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अपवाद स्वरूप मांग वक्र होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? अपवाद स्वरूप मांग वक्र क्या होता है? कुछ इसी प्रकार का तो होता है ना सर, कुछ इसी प्रकार का होता है ना सर, कुछ इसी प्रकार का होता है ना सर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि झुकाव ऊपर दाईं ओर होता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जो अपवाद स्वरूप मांग वक्र होता है, अर्थात जो गिफिन वस्तुएं होती हैं, ये जो गिफिन वस्तुएं होती हैं, यहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात अगर जो किसी वस्तु की कीमतों में कमी आती है तो इसके मांग में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अर्थात मांग का नियम इस पे लागू नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि गिफिन वस्तुएं निम्न श्रेणी की ऐसी वस्तुएं होती हैं जब इनकी कीमतों में कमी आती है तो लोग मांग भी कम कर लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है बाजरा का, ठीक है, उदाहरण दिया जाता है मिट्टी के तेल का, ठीक है, मिट्टी का तेल जो स्टोव में लोग यूज करते थे। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होगा? दो वस्तुएं पूरक, पूरक का मतलब क्या होता है? ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन हो। जैसे क्या हो गया, दो वस्तुएं पूरक है, जैसे आपका कार हो गया और पेट्रोल हो गया, ठीक है, कार हो गया और पेट्रोल हो गया। तो मान लीजिए आपके पास कार है और कार जब आपके पास होगा तो आप पेट्रोल की भी मांग करेंगे, और कार और पेट्रोल ये दोनों मिलकर के ही आपकी यात्रा जो है वो पूरी करा सकता है ना। तो इजी सी बात है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो कार की कीमतों में वृद्धि होती है, कार की कीमत अगर जो बढ़ेगी तो इसका मांग कम हो जाएगा, और जब कार की मांग कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल की भी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि कम लोग कार खरीदेंगे तो कम पेट्रोल भरवाएंगे। तो इजी सी बात है। तो देखिए, यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है? तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि दूसरे वस्तु की मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तिरछी मांग से अभिप्राय एक व्यक्ति की मांग में परिवर्तन निम्न कारण के होने से होता है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, इजी सी बात है, फिर से वही 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 कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग कर रहे थे। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, बी के अलावा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न कारण के होने से होता है,
तो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि तिरछी मांग से अभिप्राय क्या होता है कि अगर जो एक वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण दूसरी वस्तु की कीमत पर क्या असर देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में देखने को मिलता है कि अगर जो कीमत परिवर्तन होगा तो मांग में भी क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न उत्पादन फलन का उदाहरण है। और देखिए जो आज का सेशन हो रहा है ये प्योरली पीजीटी में प्योरली ऐसे ही इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जो हम उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की बात करें या झारखंड की बात करें तो इसी लेवल के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसी लेवल के प्रश्न जो होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सभी लोग डी बोल रहे हैं कि Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एबीसी। एबीसी को किस माध्यम से इंडिकेट करते हैं दोस्तों, एबीसी को किस माध्यम से इंडिकेट करते हैं, पूंजी, साहस और उत्पादन। तो जितने लोग भी पूंजी, साहस और उत्पादन, ठीक है, पूंजी, साहसी और उत्पादन, ठीक है। Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पूंजी, साहसी और उत्पादन। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं तो सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अपूर्ण प्रतियोगिता से यह संबंधित नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता से कौन सी बातें संबंधित नहीं है भाई बताइए। मिथिलेश राय जी, प्रभाकर कुमार जी, अनीश पांडे जी, तस्नीम जी, मंजूषा जी, मनोहर जी, शिल्पा गुप्ता जी, अरुंधति देवी जी, रागनी सिंह जी, एसएन मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं, इजी सी बात है, गलत क्यों बोल रहे हैं। अरे भैया अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या संबंधित नहीं है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखिए दोस्तों विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। विभेदित मतलब एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, समरूप वस्तुएं का उत्पादन नहीं होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है, एक प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या सर आप लोग ठीक बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म। ये प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ये बताइए कि अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म में पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या कैसा लाभ प्राप्त करती है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर इजी सी बात है। देखिए अगर जो बात करें दोस्तों अल्पकाल की, ठीक है, यहाँ पे दो बात याद रखना है। एक बात होती है दीर्घकाल की, ठीक है। तो दीर्घकाल में दोस्तों, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक जो फर्म होती है वो हमेशा ही क्या होती है, सामान्य लाभ कमाती है। ठीक है, सामान्य लाभ कमाती है। ठीक है, क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है। लेकिन अगर जो छोटे से पीरियड की बात करें, अल्पकाल की बात करें, अल्पकाल का मतलब क्या कि 0 से लेकर के 12 महीने के बीच, ठीक है। तो अल्प का मतलब अमूमन यही देखा जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में हो सकता है कि लाभ, अप्रत्याशित लाभ कमा ले, बहुत ज्यादा मात्रा में वो लाभ कमा ले। जैसे कि आपने कोविड काल में देखा था कि मास्क बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने अप्रत्याशित लाभ कमा लिया। तो कोविड के समय में जितना मास्क बिक रहा था अब उतना नहीं बिक रहा है। ठीक है, तो अल्पकाल में छोटे सी टाइम पीरियड में वो लाभ कमा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फर्में हानि सहन कर सकती हैं। जब सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए, आपने देखा
कि लोग कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिए। तो जब लोग कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिए तो क्या हो सकता है कि अल्पकाल में 2-3 साल क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक बिका ही नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी को क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा। न लाभ हो सकता है और न हानि हो सकता है। तो एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि न लाभ हो न हानि हो। तो इसका उदाहरण क्या है, दूध। ठीक है, दूध है, तो दूध जो है उसमें ना ही बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिला और ना ही बहुत ज्यादा हानि देखने को मिला। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, एकाधिकारी क्या कर सकता है भाई, थोड़ा आराम से। एकाधिकारी क्या कर सकता है बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल। किस प्रश्न का उत्तर करिए। सर मेरे पड़ोसी जल रहे हैं पढ़ते देखते हुए। तो भाई कोई जल रहा है तो उसे और जलाइए और खूब पढ़िए, कलेक्शन ले लीजिए। इससे बढ़िया क्या होना चाहिए। अगर जो आपको कोई, आप पढ़ रहे हैं, कोई देख रहा है, कह रहा है कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसको और जलाइए, है ना। हमेशा आदर्श नहीं बनना चाहिए, खूब पढ़िए, नौकरी ले लीजिए, उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लीजिए, जलाइए उसको खूब। और क्या क्या उत्तर आ रहा है भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सी बी सी बी सी बी सी बी, क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, एकाधिकारी क्या कर सकता है। तो देखिए महानुभाव, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब कैसे ठीक होगा, देखिए एक एकाधिकारी होता है ना, वो या तो अपने उत्पादन को, या तो अपने उत्पादन को या अपनी कीमत को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन एट अ टाइम, एक बार में या तो उत्पादन को परिवर्तित करेगा या तो कीमत को परिवर्तित करेगा। ठीक है, तो एकाधिकारी जो होता है अपनी बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ाकर वस्तु की कीमत को घटा सकता है। एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि अब वो ज्यादा उत्पादन करे और कम मार्जिन पे ज्यादा वस्तुओं को बेच करके ज्यादा लाभ कमाए। और दूसरा ये हो सकता है कि अपनी बिक्री तथा उत्पादन को घटा दे, उत्पादन को क्या कर दे, कम कर दे और कीमत को बढ़ा दे। अगर जो उत्पादन कम करेगा, मांग ज्यादा रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में जब कम वस्तुएं रहेंगी तो लोग ज्यादा मांग करेंगे। जब ज्यादा मांग करेंगे तो वहां पे वो कीमतों को बढ़ा सकता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, कि देयाधिकार विशेष दशा है। देयाधिकार किसकी दशा है भाई, देयाधिकार किसकी दशा है। अच्छा सा प्रश्न है सर। देयाधिकार के अंतर्गत क्या होता है, क्या होता है, देयाधिकार के अंतर्गत क्या होता है। एक तरफ क्रेता होता है और दूसरे तरफ विक्रेता होता है, एक क्रेता और एक विक्रेता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये किसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इतने सारे लोग सी बोल रहे हैं, इतने सारे लोग सी बोल रहे हैं। ठीक है, देयाधिकार में क्या होता है कि एक क्रेता नहीं होता है, दो विक्रेता होते हैं। सॉरी, क्या होते हैं, दो विक्रेता होते हैं, दो विक्रेता होते हैं। ठीक है, एक वस्तु के दो विक्रेता होते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है ना कि दो या दो से अधिक फर्में जब होती हैं तो वो अल्पाधिकार की होती है। और देयाधिकार के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, बेचने वाले दो होते हैं, अर्थात उत्पादनकर्ता दो होते हैं, अर्थात विक्रेता दो होता है। तो ये किसकी स्थिति हो जाएगी, ये हो जाएगी अल्पाधिकार की। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, इस सीमांत साधन लागत सदा औसत साधन लागत के बराबर ही होती है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है। इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया सी बात है, बताइए। और देखिए दोस्तों, ये बात सर्टेन है कि जब आप सफलता के लिए, जिंदगी में कुछ प्राप्त करने के लिए अगर जो आप मेहनत करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग होंगे जो क्या होंगे कि आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। ये केवल आपके ऊपर नहीं है, ये सबके ऊपर लागू होता है। अगर जो आप सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो लोग आपको खींचेंगे, ये प्रोसेस है। ये सफलता प्राप्त करने में भी क्या है
कि एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपको मेहनत भी करना है और साथ ही साथ लोगों से बचना भी है। और खास कर से करके अगर जो आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों से ज्यादा अच्छे से आप बचिए जो लोग आपको ये जताते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो आपका बहुत केयर करते हैं। बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं, बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं कि जब देखते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे समय पे आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं जब आपका पढ़ने का टाइम होता है। कहेंगे चलो मूवी देख के आते हैं, चलो क्रिकेट खेल के आते हैं, चलो शॉपिंग करके आते हैं। तो यार देखिए, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तब तक किसी की बात सुननी ही नहीं है यार। किसी दूसरे का गुलाम बन के जीना कोई जीना है क्या? हम खुद के पैसे से शॉपिंग करने जाएंगे, हम दूसरे के चक्कर में बाहर क्यों जाएंगे? कभी नहीं जाना। मेरी बात को सुन रहे हैं तो कभी भी नहीं जाना। खुद मन कर रहा है घूमने के लिए, जाइए अकेले घूम आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर जो आपको ऐसा कह रहा है ना कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम तुम्हारे बहुत अच्छे शुभ चिंतक हैं, तुम यहाँ आ जाओ, तुम वहां चलो, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ चलना है वहां चलना है, यार कभी मत जाइए, घर में बैठे रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब समय गुजर जाएगा ना, तो वही व्यक्ति इन फ्यूचर में आपको कहेगा कि यार तुमने जिंदगी में किया क्या? कुछ नहीं किया। और कुछ ठीक है, वही आपको क्या करेगा कि अलग अलग तरीके से आपको प्रताड़ित करेगा। तो ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना। अगर जो आप करते हैं तो कभी करिएगा नहीं। क्या उत्तर होगा भाई? कि सीमांत साधन लागत सदा औसत साधन लागत के बराबर होती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है, न कि कीमत का निर्धारक होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे ये क्या हुआ, उद्योग हुआ। और ये उद्योग जो होता है वो इसी प्राइस को निर्धारित करता है, और इसी प्राइस पे एक जो फर्म होता है जितनी चाहे प्रोडक्ट को अपने मार्केट में बेच सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सीमांत साधन लागत सदा औसत साधन लागत के बराबर ही होती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है, ना कि कीमत को निर्धारित करने वाली। अगला प्रश्न, बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कुछ समाज ऐसा ही है कि आपका इस्तेमाल करेगी और फिर आपको कचड़े में फेंक देगी। जब आप शादियों में जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो शादी का वो स्टेज होता है वो खूब बढ़िया फूलों से क्या होता है, सजा होता है, चारों तरफ फूल होते हैं। लेकिन जब उस फूल का काम खत्म हो जाता है तो सुबह उसी फूल को कचड़े में डाल दिया जाता है। तो ये जो समाज है ना, वो बिल्कुल ठीक और ठीक काम आपके साथ यही करता है, यही काम आपसे करता है कि जब तक आपके पास सामर्थ्य है, जब तक आपके पास सुगंध है, तब तक ये समाज आपका खूब यूटिलाइज करेगा। जिस दिन आप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उस दिन आपको कचड़े के डिब्बे में डाल दिया जाएगा। फिर डिप्रेस होइए, चाहे जो मन करे सो करिए। अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार कौन सी बातें ठीक है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि जो आर्थिक लगान होता है वो इक्वल होता है साधन की वास्तविक आय माइनस साधन की हस्तांतरण आय से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इनका क्या कहना है? कहना है कि लगान जो होता है वो साधन की वास्तविक आय वो हस्तांतरण आय होता है, उसके बीच का अंतर होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। और ऐसे सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, और कोई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। पूर्णतः बेलोचदार होता है, सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। थोड़ा और आराम से, थोड़ा और आराम से। बिल्कुल ठीक है।
तो देखिए ये कह रहा है कि आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है, ठीक है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति क्या होती है, जिनकी पूर्ति क्या होती है, पूर्णतः लोचदार होता है। अरे भैया जब परिवर्तन हो जाएगा तब कैसे उत्पत्ति का साधन आपको लगान देगा, इतनी इजी सी बात है। इतने सारे लोग गलत कैसे कर रहे हैं सर, देखिए आराम से समझिए, धैर्य से समझिए, जितने सारे लोग कर रहे हैं ये कर रहे हैं, सभी लोग गलत कर रहे हैं। यदि उत्पादन का साधन पूर्णतः लोचदार होगा तो ऐसी परिस्थिति में साधन की पूर्ति जो होती है ये आधार की क्या होती है, समानांतर हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब ये समानांतर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इससे लगान नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति क्या होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीवन निर्वाह का प्रतिपादन किसने किया था सर, क्या था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैक्स टाटनाट ने किया था, ठीक है। तो ये जो टाटनाट शब्द है ये भी ध्यान में रखिएगा। ये कुछ महानुभाव बी के तरफ जा रहे हैं, कुछ सी के तरफ जा रहे हैं। अरे भैया जैक्स टाटनाट ने मजदूरी का जीवन निर्वहन सिद्धांत दिया था और क्या कहा था, क्या कहा था कि जो एक मजदूर होता है उसको जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो इतना मिलना चाहिए कि वो कम से कम कपड़े की, ठीक है, कपड़ा का व्यवस्था कर पाए, ठीक है, मकान का व्यवस्था कर पाए और रोटी की व्यवस्था कर पाए, ठीक है। मतलब जीवन निर्वहन के लिए कपड़े, मकान और रोटी की जरूरत होती है। तो मजदूरी के जीवन निर्वहन सिद्धांत में जैक्स टाटनाट ने ये बताया कि एक मजदूर को आप इतनी मजदूरी दीजिए कि वो कम से कम रोटी, कपड़े और मकान की व्यवस्था कर पाए। जीवन निर्वहन सिद्धांत जो है वो जैक्स टाटनाट ने दिया था। और आपको कमेंट करके एक और मुझे बताना है कि जीवन स्तर थियरी किसने दिया था, जीवन स्तर सिद्धांत, जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था आप मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था? अभिनंदन चौरसिया जी, इतना सारा ए लिखते हैं, उंगली दर्द नहीं करता है? एक बार ए लिख दीजिए हो जाएगा, है ना, एक ही बार लिख दीजिए हो जाएगा, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं कि सकल लाभ जो होता है, अर्थात जो सकल लाभ होता है, जो कुल लाभ होता है वो क्या होता है, कुल आगम, मतलब जो कुल आय होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं कुल स्पष्ट लागत को और कुल अस्पष्ट लागत को। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि सकल लाभ जो होगा वो कुल आगम, मतलब जो कुल आगम का मतलब क्या होता है, आय, कुल आय माइनस कुल अस्पष्ट लागत, मतलब जो उत्पादन में जो अस्पष्ट लागतें लगती है और प्लस कुल अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत में क्या क्या आता है भैया पता है आपको? पता जरूर होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निवेश गुणक का वह अनुपात है, निवेश गुणक का कौन सा अनुपात होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। और जितने लोग भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से मैं आपके सामने उपस्थित रहता हूँ, आपकी क्लास चलती है। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर निवेश गुणक। निवेश गुणक की अवधारणा कौन देता है सर? अब गुणक आया तो आपको याद आना चाहिए कि सर जी गुणक जो है ना, इसकी सर्वप्रथम अवधारणा जो दिया था वो रोजगार गुणक के रूप में, रोजगार गुणक के रूप में कौन दिया था? आरिफ काहन साहब ने दिया था।
RF कॉहम ने दिया था और गुणक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? निवेश गुणक के रूप में, जो यहाँ पे पूछा गया है। निवेश गुणक की बात कौन करता है? वो करते हैं हमारे किन्स साहब, ठीक है। निवेश गुणक की बात कौन करता है? किन्स साहब। और ये क्या बोलते हैं सर? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि जो आय में वृद्धि और नए निवेश में वृद्धि के बीच पाया जाता है, तो गुणक होता क्या है कि जब क्या किया जाता है कि जब निवेश में वृद्धि की जाती है तो राष्ट्रीय आय में निवेश किए गए से की गुना वृद्धि हो जाती है। मतलब जितना निवेश किया जाता है उससे कई गुना राष्ट्रीय आय में क्या आ जाती है? वृद्धि आ जाती है। इसे ही बताते हैं दोस्तों गुणक के रूप में RF कॉहम और किन्स साहब। तो निवेश, ये आय में वृद्धि और नए निवेश में वृद्धि के बीच पाया जाता है निवेश गुणक, ठीक है। गुणक क्या होता है? K इज इक्वल टू 1/MPS, ठीक है। K इज इक्वल टू 1/MPC, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेल्टा Y अपन डेल्टा I भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिए सर कि बजट के घाटे तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार के अनुमानित व्यय प्रस्तावित आय के कैसे हो, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इजी सी बात है, गलत नहीं करना है। क्या गलत करेंगे आप इस प्रश्न का उत्तर? इजी सी बात है। ये क्या कर रहा है कि बजट के घाटे, बजट में घाटा आपको कब होगा, ठीक है। बजट में घाटा कब होता है? घाटा तब होगा जब सरकार को आय जो है वो कम मिले और सरकार व्यय जो है वो ज्यादा करे। सरकार के आय के स्रोत क्या है सर? सरकार के आय के स्रोत क्या है? सरकार हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाता है, कर के माध्यम से सर्वाधिक आय प्राप्त होता है सरकार को, या सरकार ऋण लेता है। ऋण जो होगा वो आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। और व्यय कहाँ पे करेगा? हमारे देश की आधारभूत संरचना पे विकास करने के लिए, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन बेहतर हो सके उस पर व्यय करेगा। साथ ही साथ दोस्तों सरकार व्यय करेगा लोगों के कल्याण में वृद्धि आ जाए, ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि बजट के घाटे तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार के अनुमानित व्यय प्रस्तावित आय से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अगला, मुद्रा के मूल्य का अर्थ है। मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होता है? मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होता है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या होता है? थोड़ा आराम से बताइएगा मुझे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक याद रखिएगा, एक अर्थशास्त्री को दोस्तों याद रखिएगा, कुरिहारा इन्होंने ही मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में अपनी एक सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा दी, ठीक है। कुरिहारा साहब जो है, इन्होंने मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में एक बहुत ही प्रचलित परिभाषा दिया था। इनका ये कहना था कि मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मुद्रा की इकाई की खरीदने की शक्ति है, कि आप मुद्रा की एक इकाई से कितने वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। ये परिभाषा जो दिया है वो कुरिहारा साहब के द्वारा दिया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो मुद्रा के मूल्य का अर्थ होता है कि मुद्रा की इकाई की वह क्रय शक्ति जिसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं की निश्चित मात्रा खरीदी जा सकती है। यही स्टेटमेंट जो है वो किसका है? कुरिहारा साहब का है। तो याद रखिएगा, ठीक है। इसकी मुद्रा की क्रय शक्ति, अलग अलग मुद्रा की अलग अलग क्रय शक्ति होती है। 10 रुपए में 10 रुपए की क्रय शक्ति अलग है, 100 रुपए की क्रय शक्ति अलग है, 500 रुपए की क्रय शक्ति अलग है, 2000 रुपए की क्रय शक्ति अलग है, ठीक है। वस्तुओं की वह मात्रा जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई द्वारा विनिमय में प्राप्त होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, ग्राम स्तर पर ऋण किसके द्वारा वितरित होते हैं? दोस्तों अगर जो 10 बार आपके टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर को देखा जाएगा, 10 साल के पेपर को देखा जाएगा, तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली 7 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इट मींस कि 70% ये चांस है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। और बहुत सारे लोग गलत करते हैं,
बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत करते हैं, और गलत क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इसका उत्तर नाबार्ड होगा। ग्राम स्तर पर ऋण वितरित किए जाते हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि इसका उत्तर नाबार्ड होगा। नहीं भैया, नाबार्ड नहीं है, ये है प्राथमिक सहकारी साख समितियां। तो जो प्राथमिक सहकारी साख समितियां होती हैं, उसी के माध्यम से गांव पर ग्रामीण एरिया में ऋण का वितरण होता है। और ग्राम स्तर पर ऋण प्रोवाइड करने की अगर जो सर्वोच्च संस्था पूछेगा, तो सर्वोच्च संस्था जो है वो जाकर के क्या हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं ना। इसमें क्या होता है, प्राथमिक साख समितियों में 3 आधार पे समितियां बनाई जाती हैं। इस आधार पे एक ग्राम स्तर पे, दूसरा जिला स्तर पे, और तीसरा राज्य स्तर पे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रोफेसर पीटी वरन होना चाहिए, पीटी वरन होना चाहिए, बाबर नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर पीटी वरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक क्या है। पीटी वरन साहब ने क्या कहा कि आर्थिक विकास क्या होता है। अब आपको याद आना चाहिए कि सर जी देखिए, आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि ये जो आर्थिक विकास होगा ना, ये विकासशील देश करेंगे। कौन करेगा, विकासशील देश करेंगे। और आर्थिक विकास का मतलब ये होता है कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक है, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, देश का एनआई बढ़ेगा, साथ ही साथ में दोस्तों देश की जो जीडीपी है, जीडीपी जो है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ में दोस्तों देश की जो आधारभूत संरचना है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, वो बढ़ेगा, लोगों के कल्याण में वृद्धि आएगी। ठीक है, ये एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है। लेकिन जब आर्थिक समृद्धि की बात होगी तो वो विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलती है। और आर्थिक समृद्धि का सबसे बेहतरीन मापक ये होता है कि वो राष्ट्र तकनीकी में विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपका उत्तर क्या आ रहा है, जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि ऊंची प्रति व्यक्ति आय। तो प्रोफेसर पीटी वरन ने कहा था कि अगर जो किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास देखना है तो ये देखिए कि वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कैसी है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला इस प्रश्न का उत्तर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नेल्सन ने निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए, उसमें से कौन सा समीकरण नहीं है। चलिए कमेंट करके बताइए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं दोस्तों कि बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से पूरी इकोनॉमिक्स आप कवर कर सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं बहुत ही कम समय में। दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं सिंपल सटीक साधारण भाषा में। अगर जो आप 5 साल बाद भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको वहां पे समझ में नहीं आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा 30-30 40 मिनट नोट्स को रोज पढ़ने की हैबिट डालिए। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट लोग नहीं देते हैं, इसलिए बहुत सारे छात्र असफल हो जाते हैं। कारण क्या है कि पढ़ते तो बहुत है, तैयारी तो बहुत करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं परीक्षा देने के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो दिमाग में चलती हैं, प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो ये गलतियां अगर जो आप टेस्ट में किए रहेंगे तो आपको अनुभव प्राप्त होगा और फिर एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होगी। आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दोस्तों मेरे द्वारा दी जा रही है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। हमारी क्लासेस उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, अल्टीमेट, जेएक्स लेक्चरर, यूजीसी नेट सबके लिए अलग अलग चल रहा है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 है। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो नेल्सन ने निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए, उसमें से कौन सा एक नहीं है। तो पूर्ण रोजगार का समीकरण इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। आय के निर्धारण का समीकरण दिया था,
निवेश समीकरण दिया था और जनसंख्या का समीकरण दिया था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, पूंजी की कमी अल्प विकसित देश में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का क्या है? अच्छा सा प्रश्न है भाई, बता दीजिए। पूंजी की कमी, क्या उत्तर होगा भाई? सुनील चौबे जी बताइए, अभी चौधरी जी, सागर कुमार जी, कमरेज यादव जी, मिथिलेश राय जी, राम राम जी, मंजुला शर्मा जी, नीलम कुमारी जी, मनोहर जी। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगर जो सी बोल रहे हैं तो ठीक है कि पूंजी की कमी अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का ये एक कारण भी है और परिणाम भी है। क्योंकि जब लोगों के पास आय कम रहेगा, तो जब पैसा कम है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो निवेश कम कर पाएंगे। और जब आय कम होगा तो वो क्या करेंगे, जब निवेश कम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन जब कम होगा तो उन्हें आय कम मिलेगा, और आय कम मिलेगा तो फिर जहां पे ये क्या है, ये कारण है, और ये क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। तो कारण और परिणाम दोनों है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर जो हम आपसे कहें कि एक व्यक्ति गरीब है, तो गरीब क्यों है? गरीबी का कारण भी यही है कि वो गरीब है, और गरीब है इसका परिणाम भी यही है कि वो गरीब है। अगर जो उसके पास, उसे अगर जो 50 लाख रुपए दे दिया जाएगा तो कोई क्या कर लेगा, कोई बिजनेस कर लेगा, तो फिर वो गरीब रहेगा ही नहीं। लेकिन उसके पास 50 लाख रुपए नहीं, अर्थात पैसे का अभाव है, तो इसी कारण से वो गरीब है। ठीक है, क्या उत्तर आएगा? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सबसे पहली भारतीय औद्योगिक नीति के वक्तव्य में कही गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए उसमें जो उस टाइम जो वाणिज्य मंत्री थे, कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। वाणिज्य मंत्री कौन थे उस टाइम? स्वतंत्रता जैसे हमें मिली उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने ही दोस्तों संसद में बजट पेश किया और उसी टाइम बताया कि भारत एक जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करें। तो भारत में आप देख रहे हैं कि सड़क बनाना किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। ठीक है, तो सड़क पे नियंत्रण किसका है? सरकार का है। बिजली पे नियंत्रण किसका है? सरकार का है। लेकिन वही दूसरे तरफ बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका उत्पादन किसके हाथ में है? निजी पूंजीपतियों के हाथ में है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? अब इस प्रश्न को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अमूमन पढ़ते नहीं है, या आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको मिलते नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये प्रश्न पक्का आप पेपर उठा लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न फैक्ट से संबंधित एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपके पेपर। फैक्ट से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं सर। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, नासिक बोल रहे हैं, सभी लोग नासिक बोल रहे हैं। अच्छा भाई, नासिक कहाँ पे है? नासिक कहाँ पे है? तो भारत का सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस जो है वो स्थित है कहाँ पे? नासिक में। कमेंट करके बताइए कि नासिक कहाँ पे है भाई। सहसंबंध का अभिप्राय क्या होता है? आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है कि सहसंबंध क्या होता है। स्टैटिक्स में सहसंबंध आपको पढ़ना है, बहुलक आपको पढ़ना है, माध्य आपको पढ़ना है, माध्यिका आपको पढ़ना है, बारंबारता आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है ना। क्या उत्तर आएगा? ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है सर। सबको सी पता है? सबको सी पता है क्या? अच्छा सर, अगर जो क्या बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। तो सहसंबंध जो होता है वो दो चरों के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यही तो देखते हैं कि दो चर दिया गया है और दोनों चरों के मध्य फलनात्मक संबंध क्या होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में दो चरों के मध्य अगर जो फलनात्मक संबंध को बताया जाता है तो चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, अर्थशास्त्र निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं। जो अर्थशास्त्री हैं वो जितने भी अर्थशास्त्री हुए किसी में मतभेद नहीं हुआ। जैसे कि आप देखते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हर जगह मतभेद है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का अलग कहना है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का अलग कहना है। लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी ठीक कहते हैं, ठीक है, नव क्लासिकल अर्थशास्त्री भी ठीक बोलते हैं और आधुनिक अर्थशास्त्री जो है वो भी ठीक बोलते हैं। कौन सा ऐसा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोलेंगे सर सबका उत्तर ठीक होगा कि एक जो उपभोक्ता होता है वो बाजार में हमेशा ही क्या करता है, विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। आपके पास जितना पैसा होता है उसी के अनुसार ही तो आप उपभोग करते हैं ना दोस्तों। आपके पास जितना पैसा होता है उसी के अनुसार ही तो आप उपभोग करते हैं। मतलब अगर जो कम पैसा है तो कम चीजों कम वस्तुओं में अपना काम चला लेते हैं, ज्यादा पैसा है तो ज्यादा वस्तुओं में अपना काम चला लेते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक। पैसा नहीं है तो आप क्या करते हैं कि खुद ही कुकिंग कर लेते हैं, खुद ही खाना बना लेते हैं। जब पैसा हो जाएगा तो आप किसी और को हायर कर लेते हैं, कुक हायर कर लेते हैं कि भैया खाना बनाओ हमारे यहाँ पर आके। तो ये क्या करते हैं कि एक उपभोक्ता हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। ठीक है। अगला कि निम्न कोटि की वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र की ढाल होती है। इजी सी बात है सर, गलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निम्न कोटि की वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र की ढाल क्या होती है, कैसी होती है, कैसी होती है सर? कुछ ऐसी ही तो होती है। क्या होता है? पीछे की तरफ मुड़ी हुई है होती है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। निम्न कोटि की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, गिफिन वस्तुएं होती हैं। और इसमें क्या होता है कि बाजार का नियम, मांग का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है तो लोग उसकी मांग भी कम कर लेते हैं और इस कारण से आय उपभोग वक्र जो होता है वो पीछे की तरफ झुका हुआ होता है। अगला प्रश्न, दो उदासीन वक्र IC1 और IC2 एक दूसरे को नहीं काट सकते क्योंकि, क्यों एक दूसरे को नहीं काट सकते? अब ये प्रश्न देखिए, देखने में जितना खतरनाक लग रहा है ना ये उतना ही आसान है। ये प्रश्न बस वही है जो आप पढ़ते हैं कि ये बताइए कि उदासीन वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। ये वही प्रश्न है, लेकिन ये देखने में इस प्रश्न को खतरनाक बना दिया गया कि ये क्या दे दिया, IC1 और IC2 दे दिया गया और सब में IC1 IC2 IC1 IC2 दिया गया। तो ये एग्जामिनर क्या कर रहे हैं आपके साथ, वो बस देख रहा है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो धैर्यवान है कि नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब ये टर्म देख लेते हैं IC1 IC2, ठीक है, ये IC2 होना चाहिए, ठीक है, जब ये टर्म देख लेते हैं तो उनको लगता है कि यार जिंदगी में हमने कभी इकोनॉमिक्स में ये टर्म नहीं पढ़ा है तो हम करेंगे ही नहीं, आगे बढ़ जाते हैं वो, ठीक है। और एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, प्रेशर भी होता है। तो ऐसी स्थिति में बस ये एग्जामिनर आपको इसलिए दिया है कि आपके धैर्य को और कंसंट्रेशन को चेक करना चाहता है। तो यही तो पढ़ते हैं ना कि दोस्तों जो दो वक्र, जो IC1 होता है और जो IC2 होता है, ये संतोष के अलग अलग स्तर को व्यक्त करते हैं और इसी कारण तो उदासीन वक्र जो होता है वो एक दूसरे को कभी काटता नहीं है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। अगला प्रश्न ये रहा कि जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है तो तटस्थता वक्र कैसा होता है? बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए।
कितने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, ये देखिए कितने सारे लोग क्लास देख रहे हैं और लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्यों ऐसा है भाई? क्यों करते हो आप ऐसा? क्यों नहीं लाइक करते हैं, क्यों नहीं शेयर करते हैं? करना चाहिए यार, क्लास आपकी है ना? आप ही की तो क्लास है, आपके लिए ही तो मैं क्लास ले रहा हूं। फिर लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोल रहे हैं। सी के अलावा कोई और है? कोई भी नहीं है। सी के अलावा कोई भी नहीं है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कोई गलत करेगा। तो जब दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं तो तटस्थ वक्र क्या होता है? एक सीधी रेखा में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा में होता है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों वस्तुओं के बीच जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो स्थिर होती है, तो इसलिए क्या होता है? एक सीधी रेखा में होता है। इजी सी बात है। अगला, निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो दृष्टि जी पूछ रहे हैं कि सर इस बार भी सेंटर अपने डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? बिल्कुल, इस बार भी आपका जो सेंटर होगा वो आपके ही जिले में पड़ेगा। ठीक है, जहां पे आपने जो एड्रेस दिया है, अपना जो होम एड्रेस दिया है, वहीं पे फिर एक बार आपको दोस्तों सेंटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा ही चांस है, या तो जिले में मिल जाएगा और नहीं तो जो आपका मंडल बनता होगा मंडल स्तर पे देखने को मिल जाएगा परीक्षा। ठीक है, हालांकि इस बारे में मैं बहुत सहमत नहीं हूं कि आप जिले स्तर पे और मंडल स्तर पे टीजीटी और पीजीटी जैसी परीक्षाओं को कंडक्ट कराइए। टीजीटी और पीजीटी जैसी परीक्षाओं को जिला और मंडल स्तर पे नहीं कंडक्ट कराना चाहिए, आप सेंटर को दूर भेजिए। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा की खास करके मैं बात कर रहा हूं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में कभी बाद में बात किया जाएगा। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, इजी सी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तो इसका उपयोग भी क्या हो जाता है? घट जाता है। इजी सी बात है। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है कि पीहू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है। देखिए, अगर जो मैं एक लाइन में बताऊं तो अगर जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जिले स्तर पे होती है ना, तो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा देने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी टीचिंग करते हैं, किसी न किसी स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो पढ़ाते हैं, मानदेय पे ही पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनका रिसोर्सेज बहुत सारा होता है और ऐसी स्थिति में आप उनको होम सेंटर दे देंगे तो थोड़ा सा क्या होगा कि समस्या उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए दूर सेंटर हो तो ज्यादा बेहतर है। पीकू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, भारी पेदी वाला जहाज, तो पीकू साहब ने क्या कहा? पीकू साहब ने क्या कहा था? बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि अर्थव्यवस्था में जो होता है वो स्थिर साम्य हमेशा बना रहता है, अगर किसी कारणवश उसमें क्या होता है कि अस्थिरता आती है। तो अर्थव्यवस्था में ऐसी क्रिया प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं कि जो इस गड़बड़ी को क्या कर देती हैं? स्वतः ही ठीक कर देती हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, यदि कीमत मान लो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा पी हो तथा डेल्टा एक्स अपान एक्स 0 हो तो मांग की लोच क्या होगी? अच्छा सा प्रश्न है सर, बता दीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत इजी सी बात है। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर जो 0/1 दिया हो या 0 कोई भी अंक दिया हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 0/1 है तो 0/1 कितना होता है? 1 होता है। और अगर जो 1/0 दिया है
तब क्या इज इक्वल टू होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अगर जो 1/0 होगा तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट के बराबर होगा, और 0/1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, यही कारण है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हैं कि इनफाइनाइट, कुछ चरों का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और उसी कॉन्सेप्ट से ये प्रश्न है। यदि कीमत की मांग लो डेल्टा एक्स अपान एक्स अपान डेल्टा पी अपान पी हो तथा डेल्टा एक्स अपान एक्स 0 दिया है, तो डेल्टा एक्स अपान एक्स का मान क्या कर दिया है, 0 दे दिया है। तो ये जो ऊपर वाला मान है ये 0 दे दिया है, तो 0 अपान डेल्टा पी अपान पी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी देखिएगा, कभी कभी इस डेल्टा एक्स अपान एक्स का मान देकर के नहीं देता है, कभी कभी डेल्टा पी अपान पी का मान 0 दे देता है। तो जब डेल्टा पी अपान पी का मान 0 दे देगा तब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बात को समझ लीजिएगा सर, कि जब ऊपर वाला 0 होगा तो 0 होगा, और जब ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला 0 होगा तो इनफाइनाइट होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग किताबों में रट्टा मार लेते हैं कि ये क्या होता है, अनंत होता है, पर एग्जाम में आता है प्रश्न तो अनंत पे टिक कर देते हैं, तो फिर बहुत खुश हो जाते हैं कि भैया हमारा प्रश्न बहुत अच्छा हुआ है। तो इस बात को फिर एक बार समझ लीजिएगा दोस्तों, कि डेल्टा एक्स अपान एक्स का मान 0 दिया गया है, अर्थात ये डेल्टा एक्स अपान एक्स है। तो जब 0 अपान डेल्टा पी अपान पी करेंगे तो ऐसी स्थिति में अगर जो ऊपर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये दिया हो कि डेल्टा एक्स अपान एक्स और फिर डेल्टा पी अपान पी का मान अगर जो 0 दे दिया गया हो, तब अपान 0 करेंगे तो अगर जो नीचे 0 है तब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अनंत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले को 0 दिया है तो 0 होगा। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्न चित्र में प्रतिस्पर्धी फर्म के टी बिंदु पर क्या हो रहा है भाई, टी बिंदु पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा लाइक और शेयर किया करिए सभी लोग, निवेदन है आप लोगों से, है ना। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा, बता दीजिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, प्रतिनिधि फर्म क्या कर रही है यहाँ पे, जितने लोग सी बोल रहे हैं, इजी सी बात है भाई। आप कहेंगे सर जी AR इज इक्वल टू MR है, और जो MC वक्र है वो AC को क्या कर रही है, नीचे से काट रही है, तो ये तो सर सामान्य लाभ की बात हो रही है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है। औसत स्थिर लागत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कल आप लोग की क्लास नहीं हुई थी तो कितने लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से पूरी क्लास कोई पुरानी वीडियो लेकर के रिवाइज की, जरूर करना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्लास के का अगर जो आप फ्लो बनाए रहेंगे ना, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठिएगा, आप देखिएगा इतने सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सुपर पावर है, मैं आपको इतना करवा रहा हूं, बस ये है कि भैया इकोनॉमिक्स के हम लोग इतने सारे प्रश्नों को देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, हम लोग 400 के पास क्लास कर रहे हैं। अगर जो यहां से नहीं आएगा तो कोई आसमान से थोड़ी प्रश्न बनेगा, यही सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। तो मैक्सिमम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर जो 125 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप मान के चलिए कि बड़े आराम से 120 क्वेश्चन तो आप यहां से कर देंगे, और 120 क्वेश्चन कर दिए मतलब आप टॉपर हो जाएंगे, टॉप कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, वो पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, और आपको दोस्तों YouTube पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। ये नीचे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड करके और वहां से कोर्स परचेज कर लीजिएगा। सारी चीजें मेरे द्वारा आपको दी जा रही हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें दी जा रही हैं।
चलिए क्या उत्तर होगा भैया? जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं सर, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो AFC जो होता है अर्थात औसत स्थिर लागत जो होता है वो TFC अपान TQ के बराबर होता है। क्यू होना चाहिए ना, TO नहीं क्यू होना चाहिए, TQ के बराबर होता है। TFC क्या है कमेंट करके बताइए। TFC यहाँ पे क्या है? कुल स्थिर लागत है। क्या है? कुल स्थिर लागत। और TQ क्या है भैया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि कम से कम आप मेरी जो क्लास है वो 50 क्लास से ज्यादा किए हो। आप 2-4 क्लास किए हैं और आप ये सोचे कि सारे प्रश्न मिल जाएंगे, नहीं, कम से कम 50 से 100 क्लास आप हमारी किए हो, है ना? 100 क्लास कम से कम होने चाहिए। हाँ, टोटल यूटिलिटी ठीक, टोटल आउटपुट ज्यादा ठीक होगा। हाँ, क्या उत्तर होगा? ठीक है, क्या उत्तर होगा? ब्याज तरलता प्रति ब्याज तरलता प्रति ब्याज तरलता परित्याग का प्रतिफल है। तो किन साहब कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पे X है और कोई व्यक्ति यहाँ पे Y है। ये कौन है? ये जो है वो ऋणदाता है, ये जो है ऋणदाता है, और ये जो है ऋण ग्राही है। ठीक है, ये ग्राही है। तो जब X मान लीजिए कि ऋण देता है Y को, मान लीजिए कि 1000 रुपए, ये क्या 10,000 रुपए मान लीजिए कि X ने क्या कर दिया कि ऋण दे दिया Y को। तो इसका मतलब ये है कि ऋण दे दिया, मान लीजिए 1 साल के लिए ऋण दे दिया। तो जब ये X जो है साल भर के लिए 10,000 रुपए Y को दे देगा तो इस 10,000 का प्रयोग अब X नहीं कर पाएगा, और इसी के प्रतिफल के रूप में क्या होता है, इसे ब्याज मिलता है। तो ये बात हमारे किंस साहब बोलते हैं। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, बाजार कीमत होती है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाजार कीमत क्या होती है भाई? सर थंबनेल पे टॉपर की फोटो लगाई। पता है मैं एडवर्टाइजमेंट करने में बहुत बुरा हूँ, ठीक है, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाता हूँ। पिछली बार बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ था, यहाँ से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी किए, बहुत सारे लोग वीडियो भी बना के डाले, तो मैंने 2-3 लोगों का वीडियो डाल दिया था। ठीक है, मैं एडवर्टाइज नहीं कर पाता हूँ कि देखिए ये देखिए लाइव स्टडी इलाहाबाद से इतने सारे सिलेक्शन है। ठीक है, वो थोड़ा सा वो ड्रामा टाइप का करना मुझे आता नहीं है ना, जैसे लोग करते हैं अमूमन, लेकिन वो मुझे आता नहीं है। मतलब मैं उतना उस तरीके से, मेरी जो प्रकृति है वो ये नहीं है कि भैया चीजों को वो किया जाए। तो ठीक है, सिलेक्शन मिल जाता है, बस वही आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सिलेक्शन मिल गया, फिर भी बीच बीच में आते हैं, कहते हैं सर आपकी क्लास करते हैं मजा आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो क्लास जिनका सिलेक्शन हो गया पढ़ाते हैं, फिर भी आते हैं, पढ़ाते हैं वो अपने कहीं ना कहीं स्कूल में, फिर भी आते हैं बीच बीच में कि हाँ सर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बाजार कीमत होती है। बाजार कीमत क्या होती है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो बाजार कीमत से ऐसा ये होता है कि ऐसी कीमत जो अल्पकाल में थोड़ी बहुत भी परिवर्तन नहीं की जा सकती। आप देखते हैं ना कि अल्पकाल में किसी फर्म के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपनी पूर्ति में क्या कर पाए, परिवर्तन कर पाए। तो ये क्या होता है? अल्पकालीन संतुलन कीमत होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर
ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अरे ठीक है, आप लोग तो बताएंगे ना, आप ही लोग तो बताते हैं। 10,000 की फैमिली बहुत जल्दी हम लोग की हो जाएगी। मैं कहीं पे इधर उधर जाता नहीं हूँ, किसी से कहता नहीं हूँ कि भैया एडवर्टाइज कर दीजिए। आप लोग बताएंगे, आप ही लोग के द्वारा तो सारी चीजें बढ़ रही है। धीरे धीरे सारी चीजें आप लोग के द्वारा ही तो बढ़ रही है। ठीक है, केवल 1-2 सब्जेक्ट की क्लास अभी वर्तमान समय में ली जा रही है यहाँ पे, फिर भी मतलब क्या है कि चीजें बहुत तेजी से ठीक ठाक ग्रो कर रही है ना। वो इसी कारण है कि आप लोग का सहयोग मिल रहा है, और आप लोग का सहयोग मिल रहा है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि औसत स्थिर लागत क्या होता है भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि उत्पादन के बढ़ने के साथ क्या होती है, घटती है। बिल्कुल ठीक है कि औसत स्थिर लागत जो होती है वो उत्पादन के बढ़ने के साथ क्या होती है, घटती जाती है। आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे जैसे फर्में जो होती हैं वो अपने उत्पादन के कारकों में को बढ़ाती चली जाती हैं, वैसे वैसे उनकी लागत जो होती है वो घटने लगती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। चेम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर, बिल्कुल ठीक है। चेम्बरलिन साहब ने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि श्रम का शोषण कब होगा, मतलब आप एक श्रमिक का शोषण कब करते हैं। ठीक है, आपको बताना है शोषण कब होगा श्रमिक का, तभी तो होता है ना भैया कि जितनी वो काम करता है उतनी आप मजदूरी नहीं देंगे। जितनी वो काम करे, अगर जो आप उसको उतनी मजदूरी नहीं देंगे तो उसमें इसकी श्रमिकों का शोषण आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लेबर की जो मजदूरी है वर्तमान समय में वो दिन भर का 500 रुपए, आप अपने घर बुलाए और कहे कि पूरा दिन भर काम करो, और जब वो जाने लगा तो उसको 200 रुपए दे दिए। इट मीन की 300 रुपए उसकी मजदूरी कटौती कर दिए, तो आपने उसका क्या कर दिया, शोषण कर दिया। तो इट मीन की क्या हो जाएगा, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो चेम्बरलिन साहब ने कहा कि श्रम का शोषण तब होता है जब एक श्रमिक को श्रम की मजदूरी दर है उसकी सीमांत आगम उत्पादकता से कम दिया जाए। इट मीन्स की क्या हो रहा है, इट मीन्स की जितने पैसे का वो उत्पादन कर रहा है उससे कहीं बहुत ज्यादा कम उसको क्या कर रहे हैं, आप मजदूरी के रूप में दे रहे हैं। 100 रुपए का वो उत्पादन कर रहा है और आप उसको मजदूरी में 10 रुपए दे रहे हैं या 5 रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। अगला, चलिए सर क्लास शेयर नहीं करते, कंपटीशन बढ़ जाएगा। चलिए भैया आप जो करें ठीक है, नहीं शेयर करिए कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो। और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, वहां पे एक एक करके दोस्तों सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। कम से कम 1 घंटे या 1 घंटे 30 मिनट वीडियो क्लासेस को देखा करिए, ते आपको वहां पे कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। कम से कम 30 से 40 मिनट रोज नोट्स पढ़ने की हैबिट डालिए। एक टेस्ट वहां पे रोज दीजिए, टेस्ट आपको मैं दे रहा हूँ, एक टेस्ट रोज दीजिए। वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, एक पेपर को रोज देखिए, बार बार देखिए, मैं करंट आपका कवर करा दूंगा। दोस्तों इस प्रोसेस को अगर जो आप फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं विश्वास से कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की क्लास उपलब्ध है, झारखंड टीजीटी पीजीटी की क्लास उपलब्ध है, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चर के अलग अलग क्लासेस उपलब्ध हैं। तो दोस्तों फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल 2000 रुपए है। इस नंबर पे आपको फीस पेमेंट करना होगा गूगल पे,
फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी सेम व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जाती है तो उसकी मांग तथा मूल्य में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। सभी लोग क्या बोल रहे हैं, सी ही बोल रहे हैं। सभी लोग सी ही बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यही तो होता है कि यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि किया जाए, अगर जो उत्पादकता में वृद्धि होगा इट मींस की उस वस्तु की क्या है, मांग है। और जाहिर सी बात है कि जब मांग में वृद्धि हो रही है, तो जब मांग बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में भी तो वृद्धि आती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस चित्र में फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, इस चित्र में फर्म का संतुलन किस बिंदु पे होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, संतुलन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है, एक फर्म के संतुलन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है, ए आर इज इक्वल टू एम आर हो, या दूसरा ए आर को एमसी वक्र नीचे से काटे, नीचे से काटे। ये वाला सबसे महत्वपूर्ण है या ये वाला, पहला वाला सबसे महत्वपूर्ण है या दूसरा वाला सबसे महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ई बिंदु है ए आर इज इक्वल टू एम आर के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो ई बिंदु है इस पर ए आर को एमसी वक्र जो है वो नीचे से काट रहा है। ठीक है, नीचे से काट रहा है, तो E2 पे जो होगा एक फर्म जो होगा वो संतुलन में होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है फर्म के संतुलन में होने की, ये दूसरी कंडीशन होती है कि ए आर को एमसी जो है वो नीचे से इंटरसेक्ट करे। ठीक है, नीचे से काटे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि एक फर्म संतुलन की स्थिति में होगी, वहां पे एक ऑप्शन ए आर इज इक्वल टू एम आर दे देगा, दूसरा ऑप्शन ए सी एम आर को नीचे, एम आर ए सी को नीचे, एम आर सॉरी एमसी जो है वो एमसी जो है वो ए आर को नीचे से काटे, ये दे देता है। ठीक है, तो ये वाला जो कंडीशन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगला, किन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन को ब्याज की दर के सापेक्ष कैसा मानता है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास कर रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए, है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे भाई, ए बी ए बी ए बी, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी ए बी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ए बी जितने लोग भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कब गलतियां सुधरेंगी, एग्जाम आ जाएगा फिर सुधरेंगी गलतियां। ये जितने लोग भी ए बी बोल रहे हैं परीक्षा आपके पास आएगी तब गलती सुधार करेंगे। कितनी बार ये प्रश्न करवाया हूं, फिर क्यों गलत कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और बताइए, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। याद आया, याद आया, किन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन को ब्याज दर के
सापेक्ष जो है वो बेलोच मानता है। कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो बचत और विनियोग फलन को आय स्तर का फलन मानता है, इस ब्याज का नहीं मानता है, आय का मानता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर सी होगा। ये कौन बोल दिया? ऑल राइट, डी सही है। सभी सत्य हैं। अरे भैया, कीन्स साहब का जो रोजगार सिद्धांत है उसमें बचत और विनियोग को आय का फलन माना गया। क्या कहा है उन्होंने क्या कहा है कि एक जो आय, लोगों की जो आय होती है वो उनके उपभोग और उपभोग कर लेंगे, उसके बाद वो लोग बचत करेंगे, और ये जो बचत होती है यही क्या होती है? विनिवेश के बराबर होती है या विनियोग के बराबर होती है। अर्थात जो यश होता है वो आय के बराबर होता है। ये बच्चों वाला प्रश्न इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं? बच्चों वाला प्रश्न इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भैया? तो ये ब्याज की दर को नहीं बताते हैं, ये आय के स्तर को बताते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। गलतियां होती हैं लेकिन अब सुधार करिए, क्योंकि अब सभी परीक्षाएं होंगी जल्दी जल्दी। मध्य प्रदेश की होंगी, झारखंड की होंगी, उत्तर प्रदेश की भी सभी परीक्षाएं जल्दी जल्दी होंगी। 24 में क्या है? चुनाव है। उससे पहले सरकार कहेगी मंच से खड़ा होके कि हमने शिक्षक भर्ती दिया। ठीक है, तो इस वजह से परीक्षा होगी, जरूर होगी। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। किसकी याद आनी चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए? ठीक है, तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका ये कहना था कि मौद्रिक मजदूरी और मौद्रिक आय और वास्तविक मजदूरी में क्या होता है, जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष होता है और अनुपातिक होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब आप मजदूरी में कटौती करते हैं तो वास्तविक मजदूरी में कमी आती है, और जब वास्तविक मजदूरी में कमी आती है तो बेरोजगारी कम हो जाती है और पूर्ण रोजगार का स्तर अर्थव्यवस्था में विद्यमान होता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। पीगू साहब आपको याद आ जानी चाहिए। चलिए सर बताइए, कि सामान्यतः दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव अति सामान्य लाभ प्राप्त होता है क्योंकि? क्या उत्तर होगा भाई? सामान्यतः दीर्घकाल में एकाधिकारी को हमेशा अति सामान्य लाभ क्यों प्राप्त होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देखते हैं ना कि सरकार करप्शन के कारण ये बात बताती है कि रेलवे घाटा में चल रहा है, लेकिन अगर जो पूर्वांचल रूट पे आप अगर जो किसी ट्रेन में बैठ गए, यहाँ से चाहे मुंबई जा रहे हैं, चाहे कलकत्ता जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, तो खड़ा होने भर की जगह नहीं मिलती है। उस ट्रेन में इतने सारे लोग होते हैं कि नहीं होते? तो रेलवे को तो अप्रत्याशित लाभ कमाना चाहिए, लेकिन सरकार बताती है कि भैया हमको रेलवे में नुकसान हो रहा है, इतने सारे लोग जाते हैं फिर भी रेलवे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगर जो इस बात को छोड़ दिया जाए, अगर जो करप्शन छोड़ दिया जाए तो करप्शन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में भैया रेल केवल सरकार चलवा रही है, तो फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, मतलब रेल टाइप की कोई और कंपनी या कोई और संस्था आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो सामान्यतः दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव अति सामान्य लाभ प्राप्त होता है क्योंकि फर्मों के प्रवेश क्या होते हैं? प्रतिबंधित होते हैं। अगला प्रश्न, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे होता है? बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
याद आया? याद आया? दीर्घकाल के अंतर्गत क्या होता है कि जब सभी निर्गतों में अगर जो परिवर्तन किया जा रहा है, अर्थात उत्पादन के कारकों के परिवर्तन किया जा रहा है, तो उससे कुल आगत पर क्या असर पड़ रहा है, इसी के मध्य फलनात्मक संबंध को हम पैमाने के प्रतिफल के नियम के रूप में जानते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो दीर्घकाल में जब उत्पादन होता है तो जो भी निर्गत है, अर्थात उत्पादन में जो भी चीजें लग रही है, उत्पादन के कारकों पर जो भी खर्च हो रहा है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो आगत है, अर्थात जो उत्पादन करके जब बिक्री से जो आय प्राप्त किया जा रहा है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसी आगतों और निर्गतों के बीच के मध्य जो फलनात्मक संबंध होता है वो दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हम मापते हैं। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। राजकोषीय नीति का तात्पर्य है, दोस्तों सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और जो हमारी कॉन्सेप्ट की क्लासेज हो रही है, किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर तो राजकोषीय नीति का तात्पर्य है। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत दोस्तों क्या करती है, सरकार आय प्राप्त करती है, और सरकार आय प्राप्त करती है तो कहां से प्राप्त करती है, टैक्स लगाती है। और सरकार जब आय प्राप्त करती है तो उसको क्या करती है, सरकार व्यय करती है। कहाँ पे? सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं पे व्यय करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन पे व्यय करती है, अर्थात हमारी आधारभूत संरचना को बेहतर करने के लिए सरकार पैसा व्यय करती है। तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के आय और व्ययों का अध्ययन किया जाता है। तो आय प्राप्त होगा करारोपण से, और व्यय सरकार कहाँ पे करेगा, सरकारी व्यय करेगा। ठीक है। अगला कि राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राजकोषीय नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है भाई, कौन सा कथन सही नहीं है आप बताएंगे कि मैं बताऊं? आप बताइए। आप बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना। बिल्कुल डी बता रहे हैं। राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन ये नहीं है कि देखिए हम अपने विनिमय दर को स्थिर नहीं रखेंगे। अगर जो विनिमय दर को स्थिर रखा जाएगा भैया तो इससे हमें लाभ कैसे मिलेगा। ठीक है। तो विनिमय की जो दर होती है, भारत आपको पता है कि दोस्तों विनिमय की जो दर होती है वो हमारी तैरती हुई है, लेकिन सरकार जो है इस पे नियंत्रण स्थापित की है। ठीक है। तो एक निश्चित सीमा तक तैरती विनिमय प्रणाली भारत की है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी ठीक करेंगे बिल्कुल सही है। कितने सारे लोग डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। जितने भी डी करेंगे सब अच्छा करेंगे, है ना। डी वालों के लिए एक बार थोड़ा क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग। जो टेक्नोलॉजी से अवगत हो वो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा। ठीक है। हाँ, एक दो लोग बता रहे, कुछ लोग ये भी बता रहे, कुछ लोग ये भी बता रहे। और कोई सर? तो जितने लोग भी कोई डी नहीं बता रहा है, एक दो लोग बताए फिर नहीं बता रहे, ऐसा क्यों भाई? मैं आपके लिए क्लैपिंग करवा रहा, आप नहीं बता रहे, ऐसा क्यों? ये तो गलत है ना। तो देखिए करारोपण के संदर्भ में एडम स्मिथ ने जो है वो क्या किया था, वो 5 नियम नहीं दिया था, वो 4 नियम दिया था। कौन कौन सा नियम दिया था? समता का नियम दिया था। ठीक है, कि कर जो होना चाहिए उसमें सीमांत त्याग लोगों की समान होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि कर जो है वो एक निश्चितता का नियम दिया था।
इट मीन्स की कहा उन्होंने कि भैया टैक्स जो है वो एक निश्चित मात्रा में लीजिए और एक निश्चित समय आप बता दीजिए कि आप टैक्स कब लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि टैक्स जो है वो सुविधा का होना चाहिए, टैक्स ऐसा लगाइए कि लोगों को सुविधा हो। फिर उन्होंने कहा कि टैक्स जो होना चाहिए वो मितव्ययी होना चाहिए, ठीक है, मितव्ययिता का नियम, ठीक है, मतलब आप कम से कम टैक्स लगाइए। तो जितने लोग भी 4 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। एडम स्मिथ साहब ने केवल 4 नियम दिए थे टैक्स के। अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है भाई, बताइए कौन सा कथन गलत है। और जो भी एडमिशन ले रहा है कृपया आप मुझे अभी कॉल या मैसेज ना करिए, आपने जहां पे फीस पेमेंट किया है उसी नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। अभी आपको 5 मिनट में बैच में ऐड कर दिया जाएगा। कृपया करके अभी तुरंत कॉल ना किया करिए, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्षतिपूरक व्यय का अर्थ होता है बचत का बजट। नहीं भैया, बचत का बजट नहीं होता है, घाटे का बजट होता है, घाटे का बजट होता है। इसमें क्या होता है कि सरकार की जो आय होती है वो कम होती है और सरकार का जो व्यय होता है वो ज्यादा होता है, मतलब सरकार अपने आय से ज्यादा क्या करती है, व्यय करती है। अगला, भारत में संघीय वित्त व्यवस्था के विकास क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से सर्वाधिक लाभ भारतीय संघ को किस व्यवस्था से प्राप्त होता है? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, लोगों को लगता है कि फीस पेमेंट कर दिए, सर को पता चला कि नहीं चला। अरे भाई, जो ये नंबर आ रहे हैं ना, ये मेरा ही नंबर है और ये नंबर ऐसा है जो बहुत आसान है, आप बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। आपके कांटेक्ट लिस्ट में बहुत कम लोग होंगे जिनके पास 9415 वाली सीरीज होगी, है ना। तो आसान सा नंबर है, 9415 863 873, 10 अंक का अंतर है ना। मेरी लाइफ का सबसे पहला नंबर यही है ना। मैं 50 लोगों की भीड़ में खड़ा था, लाइन में 3 घंटे का इंतजार किया था, तब जाकर के ये नंबर मुझे मिला था, है ना। 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद, 50 लोगों के बीच में लाइन लगने के बाद मुझे ये नंबर प्राप्त हुआ था। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ठीक है, जितने लोग भी जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये वित्त आयोग है भैया, कि भारत में संघीय वित्त व्यवस्था, ठीक है, ये कौन करता है? वित्त आयोग करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 क के अंतर्गत, ठीक है। और वित्त आयोग का गठन जो करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, बिल्कुल ठीक है। अगला, क्या उत्तर होगा भाई? निम्नलिखित वर्गीकरण में मनोरंजन कर का संबंध किससे है? राज्य सरकार को सबसे ज्यादा आय किस कर से प्राप्त होता है? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि राज्य सरकार को सबसे ज्यादा आय कहां से प्राप्त होता है? बिल्कुल ठीक है, सभी लोग बोलेंगे डी, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग डी बोलेंगे। कभी सर्कस देखने गए हैं? सर्कस देखने गए हैं? लखनऊ में होंगे तो ओपी शर्मा एक जादूगर है, लखनऊ में शायद उनका सर्कस चल रहा है। इलाहाबाद में होंगे तो ठंडियों में आएंगे। सर्कस गए होंगे देखने कभी, सिनेमा हॉल तो गए ही होंगे, मूवी देखने गए ही होंगे। तो यही वहां जब आप जाते हैं तो ये मनोरंजन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सर्कस देखने अगर जो आप जाते हैं, आप थिएटर में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो वहां पे जो आप टिकट खरीदते हैं तो वहां से आपसे
टैक्स लिया जाता है, वो आपको पता नहीं चलता है लेकिन वो टैक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मनोरंजन कर हो जाएगा। और ये किसका है, ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष आय का स्रोत है। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री जी जो है, वो उन्होंने कहा कि जब द केरला फाइल जो मूवी है उसको हम क्या करेंगे, टैक्स फ्री करेंगे। मतलब जो सिनेमा में 18% जो उनके ऊपर टैक्स लग रहा है उसको फ्री करेंगे। तो ये राज्य सरकार के द्वारा मनोरंजन कराता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा, मैं क्या बोल रहा था, राज्य सरकार का सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो किससे होता है, बिक्री कर से होता है। ठीक है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, कि मुद्रा के मूल्य का क्या होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बोलेंगे बहुत इजी सी बात है, सामान्य कीमत स्तर से विपरीत संबंध होता है। इजी सी बात है भाई, इसमें कोई गलत हो सकता है। बी इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर में विपरीत संबंध होता है। अर्थात अगर जो क्या हो रहा है, मुद्रा अगर जो वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है तो मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है। महंगाई आ रही है तभी तो 10 रुपए में 3 गोलगप्पे 4 गोलगप्पे मिल रहे हैं। 55 में मिलते थे 4, 1 रुपए में। आज 10 रुपए में 3। मीठी बनवाएंगे तो 3 ही देगा, पानी वाला लेंगे तो 4 दे देगा, है ना। क्या क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा कि एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों ने अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में के विश्लेषण में किसको आधार बनाया है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप क्या बोलेंगे सर, सब लोग बी बोलेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। श्रम मूल्य सिद्धांत दिया था इन्होंने। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लासेस लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि अगर जो आप ईमानदारी से कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ते रहे लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे, साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स को पढ़ते रहे। अगर जो आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे पढ़ते रहे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहे, तो कहीं भी इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत दिया जा रहा है, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, सारा आपको इकोनॉमिक्स का वहां पे नोट्स दिया जा रहा है, आपको वहां पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट बहुत जरूरी है, टेस्ट दे करके जाइएगा, नहीं तो बहुत पढ़ने के बावजूद भी एग्जामिनेशन हॉल में बहुत गलतियां होती है। तो जो गलतियां एग्जामिनेशन हॉल में होती है वो पहले आप टेस्ट सीरीज में कर लीजिए, फिर एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं होगी। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। और दोस्तों 3 राज्य है जहां पे परीक्षा दिसंबर के पहले सारी हो जानी है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए चल रही हैं। तो जो लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए अभी तक एडमिशन ले लिया जरूर ले लीजिए, ठीक है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिल रही है। झारखंड टीजीटी पीजीटी की भी क्लास है। झारखंड पीजीटी का क्या हुआ है कि एग्जाम डेट आ गया है, यथाशीघ्र आप एडमिशन ले लीजिए। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट में भी अब आपके पास टाइम है दोनों एग्जाम में कि आप तैयारी कर सकते हैं स्टार्टिंग से। एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चर की अलग अलग क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो और आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। जो एडमिशन फीस है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के लिए मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो एडमिशन लेने के लिए सिंपली आपको इस नंबर पे 9415 863 873, जो ये नीचे नंबर आ रहा है, इस पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट करनी होगी।
और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर लिया करिए। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है यार कि 2000 रुपये फीस ज्यादा। अरे भाई, जिंदगी की बात है, यहाँ पे चीजें आपको पढ़ाई ही तो जा रही है, एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें आपको दी ही तो जा रही है ना। अगर जो सिलेक्शन मिल जाएगा ना तो आपकी सैलरी 70,000 रुपए के आसपास होने वाली है हर महीने, और यहाँ पे आपको केवल फीस 2000 रुपए देनी। तो यार उस मामले में कुछ भी नहीं है बहुत। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आगामी परीक्षाओं के साथ भी हमारे साथ लगे रह सकते हैं। तो यार आपको पढ़ाया ही तो जा रहा है ना, अब आप अपने दिमाग में अलग अलग भ्रांति पाल लेंगे तो कैसे काम चलेगा। 2000 रुपये तो आप यूं खर्च कर देते हैं, है ना, कुछ नहीं करेंगे तो भी 15 दिन का आपका खर्च है। तो और हमारे साथ एक समस्या ये है दोस्तों कि संस्था को अगर जो चलाना है तो फीस जरूरी है। हमारी फीस ऑलरेडी हर जगह से आप बहुत कम है, जितनी जितनी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं उसके जितनी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं उस आधार पे फीस बहुत कम है। ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाइए। नमस्कार, धन्यवाद।